यादों में खुद को खोजने की, आगे बढ़ने की, यहाँ तक कि हमारा देश भी अर्थव्यवस्था में समय के साथ बदलती नीतियाँ, नए फैसले, बाजार की उथल पुथल से जूझते हुए आगे बढ़ रहा है। और अंशु, आज इसी बारे में हमारे डिस्कशन होगा कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बदलाव अर्थ नीतियाँ में हो रहा है और आने वाली नीतियाँ क्या होंगी, इस सब पे विचार विमर्श करेंगे, गुजरे साल पे नजर डालेंगे और आने वाले साल से क्या उम्मीद रख सकते हैं इसका भी जिक्र होगा। बिल्कुल, और इस खास चर्चा के लिए विशेष मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। चलिए प्रियदर्शनी, मिलकर स्वागत कर लेते हैं। हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं श्री चरणजोत सिंह नंदा जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप नमस्कार। प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से हैं। सर, चर्चा की शुरुआत करें। 2025 में बीते जो समय रहा है उसमें अगर हम फाइनेंस की बात करें तो कैसा आपको दिखाई देता है? मैडम, 2025 एक यादगार वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। बेहतरीन साल। हमने इनकम टैक्स एक्ट नया किया जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। उसके अलावा जीएसटी 2.0 का पदार्पण किया जो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था जी। तो कुल मिला के इस साल में ऐसा बहुत कुछ हो जो इंडिया को रिफॉर्मिस्ट एजेंडा में डाल देगा। जो प्रधानमंत्री का विकसित भारत का जो सपना है 2047 तक, उसके प्रति बड़ी शिद्दत के साथ कदम शुरू हो गए। लेकिन सर, जो डिसीजंस लिए गए 2025 में, उनको हम एक इमीडिएट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में देखें या फिर एक लॉन्ग टर्म विजन के रूप में देख सकते हैं? देखिए मैडम, कोई भी डिसीजन उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो इमीडिएट इफेक्ट्स, राइट। जैसे जीएसटी है उसका इमीडिएट इफेक्ट है। हाँ। जैसे इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस रेट को रैशनलाइज किया गया, उससे कैश आता है। 12 लाख तक रिबेट के बाद टैक्स नहीं करना, उससे इकोनॉमी में कैश आता है। ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है जिनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। जिस तरह आप सिस्टमेटिक चेंजेस करते हैं, जिस तरह आप जीएसटी का पूरा प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, कस्टम्स के अंदर जो प्रोविजंस, जो कस्टमरी रिफॉर्म्स के अंदर जो किए गए, दे विल हैव अ लॉन्ग इफेक्ट। आज को अगले समय के साथ जोड़ना ही जी एक फिजिकल प्रूडेंस का सबसे पहला पहलू होता है। सर, जीएसटी 2.0 की हम लोगों ने, जैसे आपने जिक्र किया, उसमें जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करें। क्या रिफॉर्म्स थे? क्विक अगर हम रिव्यू उसका लेना चाहें दर्शकों को बताएं। क्विक रिव्यू 2-3 पॉइंट बताता हूँ। एक तो रेशनलाइजेशन हो गया जीएसटी रेट्स 5%, 18%। उससे क्या होता है, आम लोगों को बहुत इंपेटस मिलता है, ग्रहों में, बजट्स में बड़ा इंपेटस मिलता है। दूसरा, छोटे जो एमएसएमईज हैं जिनकी टैक्स लायबिलिटी 1 महीने में 2.5 लाख से कम है, उनकी रजिस्ट्रेशन 3 दिन में हो रही है। 3 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन हो रही है। जी-सेट बन गया जो ट्रिब्यूनल, एपीलेट ट्रिब्यूनल। पहले क्या होता था, सारा बर्डन हाई कोर्ट पे होता था, अब उस बर्डन को हमने ट्रिब्यूनल पे डाल दिया। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके जरिए जीएसटी लोगों के साथ और सम्मिलित हो गया। जीएसटी को लोग घबराते हैं, कॉम्प्लेक्स लॉ है, लेकिन धीरे धीरे उसमें इतनी चेंजेस कर दी कि आम आदमी को तकलीफ ना हो, आम आदमी की बेहतरी के लिए उसको। आंसर, अगर जीएसटी रिफॉर्म्स की बात की जाए, सो डिड इट एक्चुअली रिड्यूस द डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन ऑन द ग्राउंड? मैडम, इट विल ऑलवेज रिड्यूस। जहां पर आप क्लैरिटी देंगे लॉ के अंदर। जी। अगर इनकम टैक्स एक्ट की भी बात करें तो उसका बेसिक पर्पस था सिंपलर लैंग्वेज। ठीक है। जहां क्लैरिटी रहेगी, सिंपल लैंग्वेज रहेगी, वहां पर इंटरप्रिटेशन के इश्यूज नहीं होंगे। तो जीएसटी रिफॉर्म से ऐसा नहीं कि हाथ के हाथ खत्म हो गए, लेकिन लॉन्ग पेंडिंग जो डिस्प्यूट्स हैं उनके अंदर कमी आने की पूरी संभावना है। सर, जो छोटे व्यापारी हैं, जो अपना बहुत अच्छा बड़ा स्टेब्लिश नहीं है उनका बिजनेस, अगर उनके मुताबिक हम बात करें, जीएसटी जो सुधार हुए हैं, तो क्या वाकई उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनके लिए है? मैंने आपको पहले ही बताया कि एक रिटर्न, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन करनी है, पहले रजिस्ट्रेशन एक नाइटमेयर होता था। आज रजिस्ट्रेशन इतना अच्छा इन्होंने कर दिया कि अगर मेरी 2.5 लाख से कम टैक्स लायबिलिटी मंथली बनती है तो मेरी रजिस्ट्रेशन 3 वर्किंग डेज में हो जाती है। अगर मैं एक बड़ा हाई रिस्क एरिया से बिलोंग करता हूं, आपको पता है जीएसटी फ्रॉड्स काफी होते हैं रिफंड्स के, तो उसके लिए इन्होंने रिस्क बेस्ड सिस्टम बना दिया है ताकि पूरे तरीके से मुझे रजिस्ट्रेशन दी जाए, पूरे पहलू जांच कर, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा 5%, 18% के रेट रैशनलाइजेशन, इससे भी एमएसएमई को बेनिफिट हुआ है। तो पूरे तरीके से इनका पर्पस देश की जीडीपी को बढ़ाना और एमएसएमई को बढ़ावा देना है, ताकि फ्रेंडली टैक्स लॉस के साथ
फोकस टैक्स लॉस पे ना हो के बिजनेस पे होता है। राइट। ये पर्पस है गवर्नमेंट का। सर एक बातचीत चलती है जिसके दो पहलू हैं। कुछ लोग कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट में एक सुधार होना चाहिए, कुछ कहते हैं कंप्लीटली नया इनकम टैक्स एक्ट आना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, पुराने एक्ट के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ गई थी, बहुत कुछ आ गया था, वो बहुत बल्कि हो गया था। जो नया हमने एक्ट जो गवर्नमेंट ने पास किया है उसके अंदर वो लगभग आधा हो गया है। हाँ। और उसके दो और पहलू हैं। पहला पहलू सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज, और दूसरा प्रोविजंस की इंटरप्रिटेशन को इतना सिंपल करो कि कोई भी एम्बिग्विटी ना रहे। कहीं पर अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसका बहुत नुकसान होता है। आप देखिए इतने सारे केस लंबित हैं जहां पर फैसले होने। पर्पस क्या है कि आपकी इंटरप्रिटेशन कुछ है, मेरी कुछ और है, तो इंटरप्रिटेशन इशू को बिल्कुल बेयर मिनिमम कर दो ताकि 2 + 2 4 ही हो, लोगों को समझ आए। बट सर क्या कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है टैक्स पेयर के मन में कि नया एक्ट है, इसको समझने में, इंटरप्रेट करने में? मैडम, मैं प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, हमने पूरे देश में सर्वव्यापी प्रोग्राम कर दिया इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर। जो नया एक्ट आया है उसके ऊपर पूरी तरह से हर हमारी ब्रांचेस 185, हमारे स्टडी सेक्टर, स्टडी चैप्टर्स, 5 रीजनल काउंसिल है हर तरफ। और अब तो हम सीबीडीटी के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि नॉर्मल लोगों को एजुकेट किया जाए कि नया इनकम टैक्स एक्ट क्या है। जी सर, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और वो प्लानिंग हम देश में तब आगे बढ़ सकते हैं जब हम अपने घर से शुरुआत करें, जब एक आम इंसान उसमें उतरे। और आप खुद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से हैं, जो सीए जो हम देखते हैं अपने भविष्य में, अपने यहाँ पर ज़िंदगी में, वो आपके इंस्टीट्यूट से सर निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि हर व्यूअर के मन में ये सवाल होगा, अगर कुछ टिप्स, कुछ आप ऐसे हमें कदम बता सके जो आम इंसान को एक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ज़रूरी होता है, उस बारे में बताइए। देखिए मैडम, हमारी कमेटी है फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी। ओके। आप रुपए को कैसे इन्वेस्ट करते हो इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल है, तो आपकी सैलरी अगर 2 लाख रुपए महीना है और आप 2 लाख चुपचाप एफडी में डाल देते हो, और आज से 30 साल में जब आप रिटायर होते हो तो आपको बड़ी खुशी थी, मेरे पास बहुत पैसा आ गया, मेरा पैसा बढ़ा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपका पैसा बैंक में तो बढ़ा और इन्फ्लेशन उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ गई। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को ऐसी जगह करें जहां पर कि इन्फ्लेशन से ऊपर हो, तभी आपको बेनिफिट है। बिल्कुल सही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसके टैक्स बेनिफिट्स भी देखें। नॉर्मली लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में टैक्स देने में उनका सारा चला जाता है। तो टैक्स प्लानिंग करना एज ए हाउस होल्ड, अपने कैपिटल को बढ़ाना। देखिए हर घर में ग्रोथ है, आपने मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की एजुकेशन है, उनकी एजुकेशन के लोन्स लेने हैं, तो सब चीज को इस तरह से डिजाइन करें कि आपको बाद में तकलीफ ना हो और आपके रुपए के अंदर बढ़ोतरी के बावजूद उसमें डिप्लीशन ना हो, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, वो जो सामान खरीद सकता है उस रुपए से, वो कम ना हो, जबकि उसमें अप्रोप्रिएट ग्रोथ हो जो कि जनरल ग्रोथ वारंटेड है। ये आपने बड़ा अच्छा कहा सर। लेकिन देखिए हम बात कर रहे थे नए टैक्स एक्ट की, इसमें भी आपको लगता है कि कुछ मिसिंग पॉइंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए? सम मिसिंग मैडम, आप कुछ भी बना ले, कमी तो रहेगी। ये इंसानी फितरत है जी। जब भी आप कोई काम करते हैं आप उसे बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए सारा ह्यूमन रेस इम्प्रोवाइजेशन करने में, बेहतरी करने में जुड़ी हुई है। इस टैक्स में कुछ ऐसा बहुत कुछ है जिसमें बेहतरी कर सकते हैं, लेकिन वो समय के साथ होता है। आपको एक बार देखना पड़ता है कि उसका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, टैक्स पेयर पे उस पर क्या इम्पैक्ट है, जो एडजुडिकेशन करते हैं ऑफिसर्स डिपार्टमेंट, उस पर क्या इम्पैक्ट है। तो उसके मद्देनजर रिफॉर्म्स चलते रहते हैं। इट इज एवर गोइंग प्रोसेस। आप कभी कह नहीं सकते कि आज ये डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट है। राइट। बट सर एनी इम्पोर्टेंट थिंग विच यू थिंक कि देखिए अभी जो है बहुत ठीक है, लेकिन बदलते समय की नीड के हिसाब से टैक्स के एक्ट भी बदलते हैं, उनके रिफॉर्म्स भी आते हैं। एनी फ्यू पॉइंट्स विच यू वुड लाइक टू थ्रो लाइट ऑन? मैडम, अगर कुछ बोलना हो तो स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा एरिया है जी। स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उससे गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिलते हैं उन टैक्सेस को रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये सेक्टर बड़ी शिद्दत से बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट इंटरनेशनली, इंडिया हैज बिकम द टॉप पायनियर इन टैक्स, पायनियर इन द एंटायर, आप कह सकते हैं, कंप्लायंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस।
कितने समय से 2002-3 मुझे याद आता, उसके बाद एक भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ जिसके अंदर के कोई प्रॉब्लम आई हो स्टॉक एक्सचेंजेस में। पूरी शिद्दत के साथ सेबी काम कर रहा है, एक्सचेंजेस पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही हैं, तो उनके एसटीटी, उनके लॉन्ग टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म टैक्स, उसके अलावा उनके जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस होते हैं, जो एसटीटी जिसको बोलते हैं, उन सब पे रैशनलाइजेशन की जरूरत है। उसके अलावा कैपिटल गेन्स, प्रॉपर्टी के ऊपर, वहां पर भी सोचा जा सकता है, वहां पर भी दिमाग लगाया जा सकता है। जो बड़ी एंटिटीज हैं उसके अंदर ईसॉप्स मिलते हैं, राइट। तो उसके अंदर भी बहुत, मैडम अगर आप पॉइंट उठाएंगे तो बहुत पॉइंट निकलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को एक बार देखना पड़ता है, उनकी भी सोच जो होती है वो पॉजिटिव होती है। वो ये देखते हैं कि हमने इतना कर दिया, अब आगे देखेंगे कहाँ कहाँ चेंजेस की जरूरत है, उस पर तबसरा होता है, डिस्कशन होता है। हमसे जैसे इंस्टीट्यूट है वो प्री बजट मेमोरेंडम देता है कि यहाँ पर आप बजट में चेंजेस कर सकते हैं, बजट आने के बाद पोस्ट बजट मेमोरेंडम देता है, तो सारा कुछ चलता रहेगा। इंप्रूवमेंट इज एन एवर गोइंग प्रोसेस जो चलती रहेगी। वेरी ट्रू। सर, हमारा ये जो सेगमेंट है ये युवा भी देखते हैं, जो यूथ है वो भी देखता है, और एग्जाम टाइम है और अभी 2-3 महीने बाद बच्चे जो हैं कॉलेज के लिए या अपने प्रोफेशनल कोर्स के लिए आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि आज आप हमारे साथ में हैं तो सर प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे यूथ को गाइड करिए कि अगर वो चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, तो किन बातों के ऊपर ध्यान दें और कौन इसके लिए एलिजिबल है। कॉमर्स साइड के एलिजिबल है वो तो है, बट क्या कोई साइंस साइड या ह्यूमैनिटीज साइड से भी बच्चा इसको परस्यू कर सकता है? हर सब लोग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। 12वीं के बाद आप फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपके आर्ट्स के अंदर या दूसरे साइंसेस के अंदर आपके 60% से ज्यादा है तो आप सीए में एडमिशन ले सकते हो। तो सीए एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर हर आदमी जुड़ सकता है। और इस कोर्स में आपको एक बात बताता हूँ, जब 1970 तक 128 महिलाएं थी, आज 1,80,000 महिलाएं हैं। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी कोर्स की पहचान उसकी क्रेडेंस इस बात से आती है कि कितनी महिलाएं उसमें सम्मिलित हैं। बिल्कुल ठीक। आज 45% सीए लेडीज जो है, सीए बच्चे जो है वो लड़कियां हैं। बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि बड़ी शिद्दत के साथ, एक दिमाग के साथ, कहते हैं ना, ढूंढने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, ढूंढने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। क्या बात है सर, मैं कहने ही वाली थी कि कुछ अगर आपके अंदाज में आप कुछ कहें, और आपने मेरी दिल की बात समझ कर को उसको बोल दिया। तो अगर आप पूरी शिद्दत से लगेंगे तो बड़ा अच्छा करियर है मैडम, इट्स ए ग्रेट करियर। हम सिर्फ 80,000 रुपये पूरा लेते हैं सीए बनने में जी, और हमारी स्टार्टिंग सैलरी 10-12 लाख से ऊपर 50-60 लाख तक जाती है। तो इसलिए बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा कोर्स है, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, और साथ में अच्छी इनकम भी है। और सबसे बड़ी बात है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है दैट वी आर पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। अब सारे काम के साथ आप देश के प्रति भी अगर काम कर सके, आप नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव को, सोशलिस्टिक पर्सपेक्टिव को अगर परस्यू कर सके, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो मेरा बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि बड़ी शिद्दत के साथ इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करा के, स्टडी मेटर मंगाकर बड़े विश्वास के साथ सीए करना शुरू करें। ये गलत फहमी है कि सीए डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, डिसिप्लिन कोर्स है, आपको डिसिप्लिन से पढ़ना पड़ता है। क्या बात है सर, देखिए डिसिप्लिन हमारे शो का भी है कि हमको छोटे छोटे सवाल अब आपसे पूछेंगे जिसका एक क्विक आंसर हम आपसे, रैपिड फायर हम लोग सर आपके लिए लेकर आए हैं। 1 वर्ड आंसर रहेगा। आज के भारत की पहचान क्या लगता है, कैश और यूपीआई? मैडम यूपीआई हर तरफ, पूरे वर्ल्ड में लोग कहते हैं इंडिया से हर, तो वहाँ सब्जी वाले भी यूपीआई चलाते हैं, छोटे छोटे, तो बहुत बड़ी पहचान है। सर, लेकिन अगर बात करें नौकरी की या स्टार्टअप की, तो भविष्य किसमें ज्यादा उज्जवल है? स्टार्टअप में मैडम। एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा एक उज्जवल भविष्य का परिचायक है जी। सर, इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो नई इकोनॉमी किसे पसंद करती है, सेविंग्स को या स्पेंडिंग को? मैडम, सेविंग कपल्ड विद स्पेंडिंग। अ पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न। आपको इक्विटेबल सेविंग करनी है और अपने ग्रोथ के लिए स्पेंडिंग भी करनी है, उसके में तालमेल बैठाना एक सही प्रोफेशनल की पहचान है। सर, आपने प्रोफेशनल की भी बात की, तो इसमें अगर हम कि प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको शायद खुद इतना ज्ञान नहीं है, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें, सेविंग्स को कैसे एट्रीब्यूट करें, तो ऐसे में काफ़ी बाहर की सहायता ली जाती है, लेकिन वो कई बार सिद्ध होती है और कई बार उनको गुमराह भी कर दिया जाता है। तो मैडम, प्रोफेशनल के पास जाएंगे जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है तो कभी नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। और मैं आपको एक और सोशल अपना इनिशिएटिव बताता है इंस्टीट्यूट का। जितने एमएसएमईज हैं, हमारी 185 ब्रांचेस हैं, हम 4 से 6 हर शुक्रवार को एमएसएमई क्लिनिक चलाते हैं। जहां पर कोई भी एमएसएमई आकर इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंसिंग के बारे में हम बैंकर्स भी बैठा लेते हैं, ताकि उनकी हर
समस्या का वहां पर समाधान हो। चलिए सर, अगला सवाल बताएं फिर। डिग्री जरूरी है या फिर स्किल? भविष्य किसमें उज्जवल है? मैडम दोनों में उज्जवल है, डिग्री के साथ स्किल। हाँ। क्योंकि आपको कल को फाइनेंसिंग चाहिए, कल को आपको लोगों को एम्प्लॉय करना, आपके दिमाग का विजन ब्रॉड होना चाहिए। तो ब्रॉड विजन करने के लिए आपको नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। जी सर, ईएमआई जरूरत है या मजदूरी है? देखिए मैडम, होती तो जरूरत है लेकिन बाद में मजबूरी बन जाती है अगर आप मैच नहीं कर पाते अपनी इनकम के साथ। परपेचुअल इनकम के साथ ईएमआई रखें। और ईएमआई एक बार आप देखिए, मान लीजिए आपने लोन लिया 10 करोड़ रुपए का या 5 करोड़ का, अगर आप 5 लाख डालते तो आपकी ईएमआई रेट ऑफ इंटरेस्ट में बड़ा फर्क पड़ता है। लोगों को ये बातें पता नहीं है, तो इसमें अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत जरूरी है। अब ये एक सर बहुत अहम सवाल है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब? ओल्ड स्कूल लोग अभी भी कहते हैं गवर्नमेंट जॉब, लेकिन रियलिटी चेक क्या है? देखिए मैडम, सिक्योरिटी चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब, ग्रोथ चाहिए तो प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में बहुत ग्रोथ है। ये आपकी सोच है, आपका नजरिया, आप क्या चाहते हैं। सर, ग्रोथ से अगला सवाल है कि पैसा जरूरी है या उससे ज्यादा जरूरी फाइनेंशियल प्लानिंग है? देखिए मैडम, पैसा तभी है जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। एक बात जिंदगी में याद रखना मैडम, एक फिर आपको मैं शेर बताता हूँ प्लीज। कि हाथ की लकीरें भी बड़ी शातिर होती है। हाथ की लकीरें भी बड़ी शातिर होती है, कमबख्त मुट्ठी में तो होती है, काबू में नहीं होती। क्या बात है, बहुत सुंदर। रुपए का यही हाल है, आपको मुट्ठी में नहीं काबू में रखना। मुट्ठी का तो निकल जाएगा। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म में, जब तक आप रिटायर करते हैं, आपके बच्चों की शादी एजुकेशन करते हैं, तब तक आपके पास परपेचुअल फ्लो ऑफ मनी रहेगा। वो निरंतर प्रभाव रुपए का बहुत जरूरी है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग से आता है। सर, कुछ लोग रिस्क लेने से डरते हैं, तो रिस्क लेना क्या है? एक स्मार्ट मूव है या डेंजर जोन है? मैडम, रिस्क के बिना कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए रिस्क उसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा नहीं कि आप नदी में कूद रहे हैं लेकिन तैरने को जाते हो तो बॉडी फिट रहती है। वही हिसाब है कि आप उसको शिद्दत के साथ सोच समझ के रिस्क लें, तो उससे ही ग्रोथ है। सर, आजकल का ट्रेंड है ऑनलाइन शॉपिंग। ये एक सुविधा है या फिर खर्च करने का एक जरिया? ये फिर पर्सनल पर्सपेक्टिव है। मुझे लगता है लड़कियों के लिए खर्च करने का जरिया है सर। नहीं मैडम, ऐसा नहीं कह सकती, लड़कियां तो घर बनाती है मैडम। आज जो लोग जितनी सेविंग है वो लड़कियों की वजह से है। मैं आपको कहता हूँ कि जब घर पे मुसीबत आती है तो ना जाने कहां से घर की औरत अपनी सेविंग कहां से लाती, किसी को मालूम नहीं। वो उस काम को कर देती है, बच्चों की पढ़ाई हो, घर में कोई शादी ब्याह हो। तो इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको ज्यादा बहुतियात में ना करें, उसको थोड़ा उतना करें जितना अगेन प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग जरूरी है। बिल्कुल। एक और ऐसा शब्द जिससे लोग डर भी रहे हैं और उससे उत्साहित भी हैं, वो है एआई। ये हमारा दोस्त है या फिर सभी को नौकरी का डर है इसकी वजह से? मैडम, एक बात बताता हूँ आपको, ये सबको मैसेज है मेरा जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी ओरिजिनल इंटेलिजेंस से ऊपर नहीं जा सकती। बिल्कुल। हमने उसको जन्म दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फेथफुल सर्वेंट है, उसको अपना मालिक ना बनने दे। यस यस, इट इज ऑलवेज बी आर्टिफिशियल। आप अपने मोनोटोनस काम जिसमें समय ज्यादा लगता है और ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं, उससे कराएं। बाकी जो स्ट्रेटेजी के काम है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। इसलिए उसका इस्तेमाल करें अपने काम को कम, अपने समय को बचाने के लिए, रादर देन उस पे ओवर डिपेंड होने। बिल्कुल सर, फ्यूचर सिक्योर के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? स्किल, माइंडसेट या फिर सेविंग? मैडम, फिर आप तीनों चीजें बोले, तीनों इंपॉर्टेंट है। सर, सबसे ज्यादा जरूरी क्या देखिए, स्किल से पैसे कमाते हैं जी। पैसों को आप सेव करते हैं और उस सेव से ग्रोथ होती है, सेविंग से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी इंक्लिनेशन, आपका विजन कि आप क्या करना चाहते हो। बिना विजन आप कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं ना, ढूंढोगे घर तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे घर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। क्या बात है। आपको लगना पड़ेगा, आपको पूरा एनविसेज अपनी फ्यूचर को देखना पड़ेगा, आप ये चाहते हो, और उसके बाद आपको कमाना भी पड़ेगा, स्किल्स की इस्तेमाल करके कमा के, सेविंग करके कैपिटल बनाना पड़ेगा, ताकि अगले समय आपका भविष्य, आपका मुस्तकबिल बेहतरीन हो। जी। सर, चलते चलते यूथ है, एक जाते जाते जल्दी से पूछूं सर, आपका क्या कहना है, आज का जो यूथ है वो जॉब सीकर है या जॉब क्रिएटर है? मैडम, डिपेंड करता है। अच्छा। जिसका माइंड जॉब सीकिंग में चला गया, हाँ। वो तो ऑप्शंस ढूंढता है, और जिसका माइंड क्रिएशन में चला गया, स्टार्टअप से कितने यंग लोगों के स्टार्टअप्स चल रहे हैं, यूनिकॉर्न्स चल रहे हैं। जिसको ये समझ आ गई कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहता हूं, उस प्रोसेस के अंदर वो हजारों लोगों को जॉब दे देता है। क्या बात। और अगर कोई जॉब करना चाहता है, उसका फोकस जॉब पे है, तो वो ये सोचता रहता है कि बेहतर जॉब कहां मिलेगी, बस उससे ऊपर फोकस नहीं है। तो विजन का ख्याल है, ये आदमी की सोच का ख्याल है।
सर विजन की आपने बात करी है, अभी कॉन्वोकेशन भी होने वाला है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज ही है का, मैडम 10 बजे। आज ही है। तो ऐसे में बहुत से बच्चे जो निकल रहे हैं, सीए एक जो पढ़ाई करके निकलता है, उस बच्चे के लिए क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में थोड़ा कुछ मैडम बताएं। सीए करके बाद बच्चा जॉब कर सकता है, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, जी। एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम में जा सकता है। हर एक का मुस्तकबिल बहुत बेहतर है मैडम। अंग्रेजी में कहावत है, पीपल नेवर प्लान टू फेल, दे जनरली फेल टू प्लान। तो अगर प्लानिंग बेहतर करेंगे अपने फ्यूचर की, तो आप पीछे नहीं हटेंगे। मैं बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानता हूं जो बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से ऊंचाइयों तक पहुंच गए। मुफलसी कभी भी आपको रोकती नहीं है, आपको रास्ता दिखाती है तरक्की करने का। तो सीए स्टूडेंट से मेरा ये इल्तजा है, ये रिक्वेस्ट है, ये पुरजोर अपील है कि वो बैठकर अपना ब्लूप्रिंट फ्यूचर का बनाए, वो क्या करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं बड़ी शिद्दत से उसके में बढ़े चलेंगे तो कोई उनको रोक नहीं सकता, तरक्की उनके कदमों में रहेगी। क्या बात है सर, इतनी सार्थक चर्चा, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, और जो आप सर ने हमें सिखाया समझाया कि फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर बहुत ही अच्छा लगा, और आपकी शायरियाँ सुनकर हमें मोटिवेशनल भी थी, इंस्पायरिंग भी थी, और हम लोग वाकई आज सोचकर बैठे थे कि आपसे आज हमें शायरियाँ सुननी है। सो थैंक यू सो मच सर, इतना कीमती समय निकाल कर आप आए। बहुत अच्छा लगा मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।